1 मिनट में अपलोड कर लूँ सारा, फिर बात करते हैं। चलिए भाई, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कोई डाउट्स हो तो आप पोस्ट कर दो, पहले वो ले लेता हूँ। भाई काम के डाउट पूछो। एमबीबीएस करके टीचिंग इसलिए ली क्योंकि एमबीबीएस करके तो मैं एक डॉक्टर बना था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रहूंगा जहाँ से सारे डॉक्टर्स बनते हैं उस सोर्स पे, तो मैं हजारों डॉक्टर्स हर साल बहुत अच्छे बना सकता हूँ शायद, इसलिए। चलिए अब काम के सवाल पूछिए। ये रहा आपका टेस्ट का सिलेबस, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो राइस में जो है ज़्यादा स्टार्च होता है अदर ग्रेन से एक्सेप्ट वीट, इसलिए राइस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगली बात, मॉक टेस्ट में जूलॉजी का पोर्शन शो नहीं हो रहा, बता दिया ना, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कल की क्लास कैंसिल कर दी क्योंकि इंडिपेंडेंस डे था, तो मैंने सोचा आप लोग परेशान हो जाओगे। चलो अगली बात, लास्ट क्लास में ये बताए थे कि कुछ बुरे डॉक्टर्स, बुरे नहीं है मतलब इनकम्पिटेंट, एक्स्ट्रा मेडिसिन का प्रॉब्लम है ना। क्यों देना एक्स्ट्रा मेडिसिन जब अगर दोनों को, क्योंकि कंफर्म भी नहीं होता, कई बार बैक्टीरियल और प्रोटोजोल मिक्स इन्फेक्शन भी हो सकता है ना। ग्रीक और लैटिन की क्लास लेंगे भाई। सिलेबस में आपको बता ही चुका हूँ, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। भाई वो कारपेंटर जो है ना, वो नहीं छोड़ेगा पीछे। भाई लड्डू आपको हम खिला देंगे बाद में। कब रखना है मैच, अगली क्लास में रख लें।
तो ड्यू टू इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल्स ऐसा होता है, ठीक है। तो 21st को हम लोग डाउट्स और ये लेके खत्म कर देंगे। मेरे ख्याल से आपको डाउट्स ऐसे बचे नहीं है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। इनिशियल स्टेप तो रनिंग करता है ना ह्यूमन चाइल्ड में, और एडल्ट में अगर पूछा जाएगा तो पेप्सिन करता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। भाई कौन डीप बात करता है और क्या बात करता है, इसका स्क्रीनशॉट भेजो, अगर गलत होगा तो हम उन्हें ब्लॉक कर देंगे। पुअरली स्टेरिलाइज्ड डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब होता है जब दांत का काम करने वाले डेंटिस्ट जो हैं वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज नहीं कर रहे तो वो चुभा रहे हैं अगर किसी को। चलो भाई मेरे ख्याल से हो गया। आप अब पढ़ें। चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी के डाउट्स लास्ट में ले लेंगे। मैंने डाउट्स रिएक्शंस और रेज ऑफ हैंड सब यहाँ पर ऑफ कर दिया है, और अब हम आज की हमारी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है भाइयों। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने इससे पहले तक का पढ़ लिया था, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, ये क्या होती है, ठीक है। तो चलिए कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होती है। देखो क्या होता है, तीन मेन चीजें जो हमको एनर्जी देने के लिए हम यूज कर सकते हैं, या हमारे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं फूड के जिसके बने हुए होते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल कंपोनेंट्स जो फूड के हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या फैट हो, इन तीनों के अंदर ही, आवाज आ रही है ना भाइयों, बातें बंद कर दो। चलिए, तो इन तीनों से ही हमको एनर्जी लेते हैं हम लोग। अभी सीक्वेंस क्या होता है एनर्जी लेने का वो देखिए। सबसे पहले हमारी बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज करती है, क्योंकि इनसे कुछ इंस्टेंट हमें एनर्जी मिल जाती है। कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गए तो उसके बाद फिर फैट का नंबर आता है, और फैट भी खत्म हो गए तो लास्ट में फिर प्रोटीन्स का नंबर आता है। ये बात आपको पता है, अच्छी बात है। दूसरी बात, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, मतलब किसी भी फूड से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, ये उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अब देखो जैसे है ना, एक चीज होती है आइडियल सर्कमस्टेंसेस, जैसे हम किसी बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर अगर फूड को ऑक्सीडाइज करें तो उससे हमें कितने कैलोरी एनर्जी मिलेगी, एक आर्टिफिशियल सेटअप में, जहां पर कि हम बात कर सकते हैं सेटअप है बिल्कुल एक लेबोरेटरी का सेटअप, तो उसमें आइडियल मैक्सिमम एनर्जी मिल सकती है। और वो मैक्सिमम एनर्जी जो है जो बॉम्ब कैलोरीमीटर में हमको मिलेगी वो कहलाएगी हमारी जीसीवी। जीसीवी मतलब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। इससे ज्यादा हमें किसी भी सिचुएशन में नहीं मिल सकती। तो व्हाट इज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, देखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर व्हिच इज अ क्लोज्ड मेटल चैम्बर। ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम है। चलो भाई, जिसकी आवाज क्रैक हो रही है वो अपना लैपटॉप की बैटरी वगैरह का चार्ज देखे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो वैल्यू आती है वो जीसीबी होती है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। लेकिन हम लोग की जो बॉडी है उसके अंदर जो हम ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड से जो कैलोरी कर सकते हैं जितनी एनर्जी, वो कहलाएगी हमारी फिजियोलॉजिकल वैल्यू यानी कि पीवी। तो ऑब्वियस बात है कि आइडियल सर्कमस्टेंसेज में जो वैल्यू आती है वो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है, तो वो फिजियोलॉजिकल वैल्यू यानी पीवी से, तो ऑब्वियस बात है कम ही होगी, सॉरी मैं पीवी से ज्यादा ही होगी। तो जीसीबी इज ऑलवेज ग्रेटर देन पीवी। ये बात समझ में आई आपको? तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो फिजियोलॉजिकल वैल्यू से हमेशा थोड़ी सी कमी होती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर कितनी हीट एनर्जी लिबरेट हो रही है उसके ऊपर है। अब दूसरी बात देखिए, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू से फिजियोलॉजिकल वैल्यू में कन्वर्जन की अगर हम बात करें, तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जैसे कार्बोहाइड्रेट की हम सबसे पहले लें, तो कार्बोहाइड्रेट की जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है, यानी कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में अगर हम कार्बोहाइड्रेट को 1 ग्राम को हम ऑक्सीडाइज करें, कंबशन करें, तो वो 4.1 है। पर कन्वर्जन कितना अच्छा है देखिए आप, 4.1 तो आइडियल सिचुएशन में, लेकिन हमारी बॉडी भी 4.1 तो आइडियल था, उसमें से 4 निकाल ही लेती है, यानी जबरदस्त कन्वर्जन है। इसलिए सबसे पहले हमारी बॉडी क्या यूज करती है, कार्बोहाइड्रेट। क्या आपको ये समझ में आ रहा है सबसे पहले बॉडी कार्बोहाइड्रेट को ही एनर्जी के सोर्स में क्यों यूज करती है? क्योंकि उसका कन्वर्जन रेट बड़ा अच्छा है। कन्वर्जन रेट मतलब कि ना ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू तो आइडियल सिचुएशन थी, आइडियल सिचुएशन में 4.1 देती है पर ग्राम, और हमारी बॉडी भी उसका मतलब 4 तो उसमें से निकाल ही लेती है। तो मतलब कि ये काफी एक अच्छी रेशो है। तो इसलिए सबसे पहले बॉडी जो है, आपको ये पता होना चाहिए ना कि क्यों सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूज होते हैं। एक तो फूड में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं क्वांटिटी में, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। दूसरी बात क्या है कि उनकी जो कन्वर्जन है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू से फिजियोलॉजिकल वैल्यू में, वो 90% से भी आपको ज्यादा दिख रहा है। 4.1 में से 4 तो काफी ज्यादा होता है भाई। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए हमारी बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूज करती है। सेकंड नंबर पे भाइयों बहनों, फर्स्ट नंबर पे कार्बोहाइड्रेट यूज करती है हमारी बॉडी, सेकंड नंबर पे हमारी बॉडी फैट यूज करती है। अभी फैट्स में क्या होता है, फैट्स का भी काफी अच्छा एक कन्वर्जन रेट है। आप देखिए, बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर अगर हम देखेंगे तो 9.45 है, ठीक है। जबकि फिजियोलॉजिकल वैल्यू यानी कि वो वैल्यू जो हमारे शरीर में कन्वर्ट हो रही है वो भी 9 है, तो काफी अच्छी खासी है ये भी। 95% तक हो गई, आई थिंक 90% तक, 95 तक, तो काफी ज्यादा काफी अच्छा कन्वर्जन है। तो कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरे नंबर पे हमारी बॉडी अगर कोई चीज यूज करना चाहती है, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं अवेलेबल होंगे, शुगर नहीं अवेलेबल होगी, तो वो क्या होता है, वो होता है फैट। अब आप तीसरी देखिए, अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही नहीं खत्म हो गए तो अब प्रोटीन का नंबर आएगा। तो नंबर 3 पे है प्रोटीन। प्रोटीन की ग्रॉस आप देखिए, जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है वो है 5.65, जबकि उसकी जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है वो है 4 सिर्फ। तो ये उतना बढ़िया कन्वर्जन नहीं है। तो प्रोटीन इसलिए लास्ट में यूज किए जाते हैं जब दोनों सोर्सेज आपके खत्म हो गए हों।
कौन से दोनों सोर्सेज, कार्बोहाइड्रेट भी और फैट भी। समझ में आया? अब आपको दोनों वैल्यूज याद रखनी है, जीसीवीज और जीसीवी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपको याद रखना है, आपको याद रखना है पीवी यानी कि फिजियोलॉजिकल वैल्यूज, क्योंकि इन पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये तो फिजियोलॉजिकल वैल्यूज की किससे कितना मिलता है ये आपको याद रखनी है नीट में। भाई 4 ग्राम इससे मिलता है। अच्छा, कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होती, उनको हम रफेज की तरह लेते हैं। क्या आपको ये बात पता है? कई चीजें हमारी बॉडी में रफेज होती हैं जो सिर्फ बल्क बढ़ाने के लिए हम लेते हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जो सेलुलोज होता है, लिग्निन होता है गाय भैंस के खाने में किसी में, फाइबर्स। सो दीज आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द बॉडी, लेकिन ये क्या करते हैं, फूड का वो बढ़ा देते हैं क्वांटिटी, क्योंकि ये फूड की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो बल्क हो जाता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं। समझ में आई बात? तो ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं, फूड का वो बढ़ा, क्योंकि बल्क अगर ज्यादा होगा इंटेस्टाइन में तो फिर न्यूरल रिफ्लेक्सेस मिलेंगी, स्ट्रेच रिसेप्टर खींचेंगे इंटेस्टाइन की वॉल के, तो उससे पेरिस्टालसिस फिर ज्यादा अच्छे से होगा। रिफ्लेक्स के भी फूड मतलब फीसेज हैं अभी बॉडी के अंदर, तो इनको बाहर निकालना है। कम होगी ना अगर फीसेस की क्वांटिटी तो दिक्कत आएगी, क्योंकि से न्यूरल रिफ्लेक्स फिर पेरिस्टालसिस वाली उतनी अच्छी नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसका ये मेन पर्पज होता है। चलिए, ज्यादा सेलुलोज खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ये सब गोल वगैरह जो होते हैं वो डाइजेस्ट थोड़ी होती है, बस वो आपका एक तरह से पेट भर देगी, आपका एलिमेंट्री कैनाल भरी भरी लगेगी। तो ये समझ में आया आपको? तो ये तीनों फिजियोलॉजिकल वैल्यूज आपको कैसे याद रखनी है, बस 4 4 और 9, कार्बोहाइड्रेट 4, प्रोटीन 4, और फैट का कितना होता है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। चलो भाई, अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक न्यूमेरिकल कर दो फटाफट। करोगे? ये नीट यूजी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को आप कीजिए। एक हेल्दी पर्सन अपने खाने में ये चीजें ले रहा है, 5 ग्राम रॉ शुगर, 4 ग्राम एल्बुमिन, 10 ग्राम प्योर देसी घी जिसमें 2 ग्राम वेजिटेबल घी मिला हुआ है, और 5 ग्राम लिग्निन। तो आपको बताना है कि उसे कितनी कैलोरीज मिलेंगी। चलो कैलकुलेट करके बताओ। शुगर, एल्बुमिन, घी, फिर से घी और लिग्निन, करो कैलकुलेटर बताओ। हो भी गया? पोल दे दें? चलो पोल देते हैं फिर, बड़ी जल्दी कर लिया। पी वाई क्यू है, पहले आया हुआ है, मैंने वैल्यूज भी चेंज नहीं करी है। चलो फिर पोल दे देते हैं इसका। फिफ्टी 50% से भी कम बच्चों ने सही किया। चलो कैलकुलेट करते हैं। 5 ग्राम शुगर, तो 5 ग्राम शुगर का कितना होगा, 5 × 4 यानी कि 20 कैलोरीज, तो यही हो गई। ठीक है, शुगर की होगी 20, एल्बुमिन की कितनी हुई, 4 × 4 यानी कि 16। अब घी चाहे प्योर बफेलो घी हो चाहे वो वेजिटेबल घी हो, फैट तो फैट ही है ना। तो 10 + 2 कितना हो गया, 12। तो 12 × 9, क्योंकि इसमें 9 होगा, कितना हुआ, 108। अब लिग्निन के बारे में तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नॉट डाइजेस्टेड बाय द बॉडी, तो लिग्निन में तो 0 रहेगा। तो जोड़ दो आप, 20 + 16 + 108 कितना हुआ, 144। समझ में आया इसमें आंसर डी क्यों होगा? आपने लिग्निन भी जोड़ दिया होगा, लिग्निन नहीं जोड़ना था। ठीक है, चलो तो ये ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये था कैलोरीफिक वैल्यू। अब बात करते हैं दोस्तों वाइटामिन की। वाइटामिन और मिनरल्स एक लास्ट चीज है जो हमें पढ़नी है, इसके बाद हम एनसीईआरटी का आरआरआर कर लेंगे। चलिए, तो वाइटामिन को वाइटामिन क्यों कहते हैं? वाइटामिन होता है लाइफ, अमाइन मींस इंग्रेडिएंट, तो लाइफ इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला वाइटामिन कौन सा निकाला गया था, B1। सबसे पुराना वाइटामिन जिसे हम जानते हैं वो है वाइटामिन सी। और वाइटामिन आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बायोलॉजिकल रेगुलेटर्स एंड मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। दो तरह के वाइटामिन होते हैं भाइयों, आपको पता ही होगा, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़े हैं। एक होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं और एक जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो फैट सॉल्युबल है वो फैट के साथ एब्जॉर्ब होते हैं एलिमेंट्री कैनाल से, जबकि वाटर सॉल्युबल जो है वो वाटर के साथ डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो मेन मेन वाइटामिन में वाइटामिन ए, डी, ई और के, ये तो है फैट सॉल्युबल। ठीक है, जबकि वाइटामिन बी एंड सी ये होते हैं वाटर सॉल्युबल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो ये हो गया यहाँ पे इसके बारे में एक जनरल बात। अब यहाँ पे ना अलग अलग वाइटामिन दिए हुए हैं, देखो, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में वाइटामिन का नाम दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरे कॉलम में उसका कॉमन नेम दिया है।
तीसरे कॉलम में उसका सोर्स दिया है, चौथे में उसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज, पांचवें में सिम्टम और छठे में वो विटामिन कैसे फंक्शन करता है। तो आप कहेंगे सर जी इसमें से क्या क्या कैसे कैसे याद रखना है तो ये याद रखने वाली चीज़, क्योंकि अभी आपको फंक्शंस नहीं पढ़ने हैं, या तो मैं आपको सारे फंक्शन समझाऊं या आप फंक्शंस एक्चुअली छोड़ सकते हैं, या आपको एमबीबीएस में पढ़ाए जाएंगे कि कौन सा विटामिन कैसे फंक्शन करता है ना। तो फंक्शन वाला पॉइंट आप छोड़ सकते हैं। इससे पहले के 4 पॉइंट्स हमें देखने हैं। सबसे पहले हर विटामिन का नाम, इससे पहले बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है बी वन यानी कि थाइमीन। अब इसका आपको जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बस वो चीज़ें आपको याद रखनी है ना, उसके अलावा और चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है। तो बी वन का नाम याद रखना है, क्या होता है, थाइमीन। सोर्स क्या है, सोर्सेज एक बार पढ़ जाना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और ईस्ट ज़्यादातर और मिल्क, यही होते हैं विटामिन बी के सोर्सेज। सब में सेम आप देखो, सब में मिल्क और ईस्ट और चीज़ तो आ ही रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर पीनट्स ग्राम मीट वगैरह भी आ रहे हैं, है ना, पर ईस्ट सब में ही आ रहा है एक तरह से। अच्छा, डेफिशिएंसी डिजीज बी1 की डेफिशिएंसी से बेरी हो जाती है, नाम आपने सुना होगा। बेरी में होता क्या है, आपकी भूख प्यास मर जाती है, मसल्स में उसका डेवलपमेंट रुक जाता है और नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम आती है, हार्ट में भी प्रॉब्लम आती है, हार्ट इलाज होने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें से जो अंडरलाइन कर दिया हो सकता है याद रख लो, बाकी छोड़ दो। थाइमीन नाम होता है बी1 का, मेन तो याद रखना है, और डेफिशिएंसी डिजीज का नाम याद रखना है बेरी में नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम आती है, पॉलीन्यूराइटिस भी कहते हैं इसलिए इसको। ठीक है, बड़े दिल वाला ऐसे भी कह सकते हो, कार्डियो में गली होगी ना, हार्ट इलाज हो गया। फिर बी टू को हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, तो एक तो इसका नाम याद रखना है कि बी टू क्या कहलाता है, बी टू कहलाता है राइबोफ्लेविन। अब जो बी टू है राइबोफ्लेविन, वो ईस्ट लिवर मिल्क चीज वही सोर्सेस से होता है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, किलोसिस। आप कहेंगे किलोसाइटिस, ये क्या होता है। आपने देखा होगा कई लोगों के ये जो लिप के एंगल होते हैं कटे हुए होते हैं, या उनकी टंग में सूजन आ रही होती है, तो ये बी टू की कमी से होता है, किलोसिस या ग्लोसाइटिस, है ना, ये वाले एंगल कटे हुए हैं, ये सब प्रॉब्लम होती है ना, लिप सोर हो रहे हैं उनके बहुत ज्यादा। फंक्शन याद नहीं रखने में, जितना याद रखना आपको, आई में भी सूज इन्फ्लेमेशन के लिए बी टू की कमी से हो जाता है कई बार। फिर आपको याद रखना है बी3, और बी3 का नाम याद रखना है आपको, तो बी3 का नाम होता है दोस्तों नियासिन, और इसकी कमी से हो जाता है पेलाग्रा। बीमारी का नाम याद रखें। और इस पेलाग्रा बीमारी में होता क्या है, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया। डायरिया तो आप समझते हैं, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन का इन्फ्लेमेशन, डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस, और डेथ भी हो जाती है बाद में। ये इतना भी जरूरी नहीं है, पर पेलाग्रा नाम जरूर याद रख लेना आप। भाई लिवर मिल्क मतलब लिवर और मिल्क के बीच में है ना कॉमा लगा लो, पगला गए हो क्या, कॉमा मिसिंग है वहाँ। लिवर कलेजी खाते हैं ना लोग जो नॉनवेज खाते हैं, तो लिवर कॉमा मिल्क, लिवर मिल्क कैसी बातें करते हो, कॉमा मिस हो रहा है वहाँ पे। लिवर में भी कई विटामिन मिलते हैं, आपने सुना होगा विटामिन कॉड लिवर ऑयल वगैरह में मछली के विटामिन ई वगैरह मिलता है ना। चलो, तो ये तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे कॉमा लगा लो, यहाँ लिवर में ये कॉमा मैंने लगा दिया लो। चलो आगे बढ़े, तो बी3 तक हो गया। आपको ये नाम याद रखने की ट्रिक भी बता दूंगा, थाइमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन। पहले ट्रिक बताऊं, ये देखो, देन रोलैंड एंड पीटर प्लेड बॉलिंग फॉर द चीटर। अब यहाँ पे देन रोलैंड एंड पीटर प्लेड बॉलिंग फॉर द चीटर, तो ये थाइमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरोडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड और कोबालामीन। चीटर या चेस्टर जो भी बोलना है बोल लो यार। अब विटामिन देखो सारे नहीं है, बी1 है, 1 2 3 4 गायब है, फिर 5 6 7, फिर 8 गायब है, फिर 9 है, फिर 10 11 गायब है, 4 8 गायब है, 4 गायब है, 8 गायब है, और 10 11 है, 10 11 गायब है, ये नहीं होते। समझ में आई बात, 4 8 10 11 गायब है, बाकी आप इनको ऐसे याद कर सकते हो। चलो पढ़ लेते हैं इनको। ये भाई बी1 हो गया, ये बी2 हो गया, ये बी3 हो गया, ये फिर बी5, बी6, बी7, बी9 और बी12। वैसे बी7 वगैरह को ना, बायोटिन वगैरह को हम देखेंगे अभी आगे। तो ये अब एक बार इनके नाम पढ़ दें, तो भाई बी1 बी2 बी3 तो हो गए। अब आएगा यहाँ पे बी5, नाम से समझ में आ रहा है, पेंटा, पेंटा मतलब भी 5 होता है, पेंटाथोनिक एसिड। ये भी उसे ईस्ट में, लिवर में, हनी में भी मिलता है। पैरों में कई लोगों की जलन सी होती है ना, तो वो बी5 की कमी से होती है कई बार। बाकी इसमें भी आपको लास्ट वाले हिस्से तो याद नहीं रखने, तो इतना सब बस याद रख लो। इसके बाद बी5 के बाद आता है बी6, बी6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, और ये भी मिल्क वगैरह में मिलता है। इसकी कमी से सीएनएस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कन्वर्जन आते हैं, उल्टी वगैरह आती है, नोजिया होता है। पायरिडॉक्सिन कई जगहों पे काम आता है, कोएंजाइम में हमारे। फिर इसके बाद सीधा बी9, बी7 में आपको बाद में बताऊंगा अभी। तो ये बी9 है, बी9 को हम फॉलिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है, बस इतना याद रखना है, बाकी ये भी लिवर ग्रीन वेजिटेबल में मिलता है। इसके बाद है बी12, बी12 को हम कहते हैं साइनोकोबालामीन, ये हमें लिवर और एग्स में मिलता है, इसकी कमी से परनीशियस एनीमिया हो जाएगा।
अब B12 वेजिटेरियन को भी मिलता है कुछ वेजिटेरियन डाइट्स में, पर बहुत कम मिलता है, इसलिए हम बीकासुल के कैप्सूल वगैरह रिकमेंड करते हैं उन लोगों को जो कि वेजिटेरियन है प्योरली। आपने देखा होगा बीकासुल वगैरह वेजिटेरियन लोगों को अक्सर दिए जाते हैं, क्योंकि इसके वेजिटेबल सोर्सेज हैं, लेकिन नॉनवेज के सोर्सेज थोड़े से बेटर हैं इसके। चलिए, तो ये हो गया B12 तक, तो ये तो हो गए विटामिन बी। इसके अलावा ए, विटामिन ए के बारे में क्या याद रखना है वो भी देख लो, एक क्वेश्चन जरूर आता है विटामिन में से। रेटिनॉल इसका नाम है, और ये जो अपनी आईज पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, तो उसमें रॉड्स और कोन होती है, तो रात में देखने के लिए रॉड्स चाहिए होती हैं। रॉड्स में एक पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, जिसकी वजह से हम रात को देख सकते हैं। वो रोडोप्सिन के सिंथेसिस के लिए हमको विटामिन ए चाहिए होता है, और अगर विटामिन ए नहीं होगा तो रोडोप्सिन प्रॉपर्ली नहीं बनेगा, तो अंधेरे में थोड़ा दिक्कत आएगी देखने में। मतलब थोड़ा भी अंधेरे में तो कोई नहीं देख पाता, लेकिन शाम के टाइम जब थोड़ा बहुत भी अंधेरा है तो उस वक्त हमको नाइट ब्लाइंडनेस रहेगी, नहीं दिखाई देगा, और आंखें भी सूखी सूखी रहती है, और स्किन में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो स्किन के लिए भी विटामिन ए काफी अच्छा बताया जाता है। फिर एस्कॉर्बिक एसिड, इसे हम विटामिन सी भी कहते हैं, ये इम्यूनिटी के लिए भी बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है, सुना होगा आपने, च्यवनप्राश वगैरह में, इसे आंवला वगैरह में होता है, ये खूब सारा च्यवनप्राश आंवला से ही तो बनता है। तो इसके मेन सोर्सेज क्या है? आंवला और सभी सिट्रस फ्रूट्स और टमाटोज। इसकी कमी से स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों से खून निकलने लगता है, यानी ब्लीडिंग गम्स। ये याद रखना आपको, विटामिन सी की कमी से। लिखा हुआ अच्छा है यहाँ पे, ब्लीडिंग गम्स होने लगते हैं। सोलन जॉइंट्स, क्योंकि ये हमारे शरीर में इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कोलेजन फॉर्मेशन। कोलेजन प्रोटीन हमारी स्किन को मजबूत रखता है, उसकी कमी से हो जाता है। तो ये हो गया विटामिन सी के बारे में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी जिसे हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, नाम याद रखेंगे कैल्सीफेरॉल। ये ना जनरली हमारी बॉडी उतना सिंथेसाइज नहीं करती है, और वेजिटेरियन लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम आता है इसको लेने में, सिर्फ स्किन बॉडी ही सिंथेसाइज करती है रादर, वेजिटेरियन सोर्सेज में बहुत कम रहता है। आप देखिए फिश में है, ऑयल में है, लिवर में है, एग योक में है, और मिल्क में है। तो वेजिटेरियन लोगों में स्किन के रेडिएशन, जब हमारी स्किन में ना सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, वो सीबम रिलीज करते हैं, वो सीबम जब सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है ना, तो उससे कैल्सीफेरॉल वगैरह बनता है, तो थोड़ा तो स्किन भी सिंथेसाइज करती है विटामिन डी को, तो इट इज सिंथेसाइज बाय स्किन। इसकी कमी से क्या होगा? बच्चों में रिकेट्स हो जाएगी और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया, क्योंकि विटामिन डी पता क्या करता है? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से फैसिलिटेट करता है। मतलब ये क्या करता है कि जैसे हम, जो भी हमारे खाने में कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब करवाता है, जो हमारे खाने में कैल्शियम है उसके एब्जॉर्ब होने से ही तो वो कैल्शियम हमारी एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड में पहुंचेगा, और फिर ब्लड से वो हमारी बोन्स में पहुंचेगा। तो छोटे बच्चों को अगर प्रॉपर्ली कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हुआ उनके इंटेस्टाइन से, तो उनमें बोन्स डिफेक्टिव रह जाएंगी, बोन्स उतना अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होगा बोन्स का। तो बोन्स अगर डिफेक्टिव रह जाएंगी, ढंग से बोन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसे हम कहते हैं रिकेट्स। इसी तरह से एडल्ट के अंदर अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो भी बोन्स में डिफेक्ट आ जाते हैं, और इन डिफेक्ट्स को हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, तो ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स, ये दोनों प्रॉब्लम्स आती हैं जनरली ह्यूमंस में। और विटामिन, इसके बाद है ई। जो विटामिन ई होता है इसको हम कहते हैं टोकोफेरॉल। ठीक है, अब ये ना फर्टिलिटी के लिए भी बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है सेलेनियम, जो स्पर्म फॉर्मेशन वगैरह में अच्छा रोल प्ले करता है। तो सेलेनियम के मेटाबॉलिज्म में विटामिन ई का बड़ा मेन रोल होता है, इसलिए भाइयों इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। उसके अलावा ये स्किन को भी ग्लोइंग रखता है, इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल जो है वो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी है और ब्यूटी विटामिन भी है। किससे मिलता है? लीफी वेजिटेबल सीरियल से तो मिलता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मिस हो रही है, आपने सुना होगा कॉड लिवर ऑयल। आपको पता है मछली का जो कॉड लिवर ऑयल होता है वो विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन ई के साथ साथ दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड सुने हैं कहीं नहीं आपने? तो ये भी बड़े जरूरी होते हैं बॉडी के लिए, स्किन को ग्लोइंग वगैरह रखने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो ये हमको ना सालमन और मैकेरिल जैसी मछलियों से मिलते हैं। तो मछलियों के लिवर ऑयल, सालमन हो गया, मैकेरिल हो गई, इनसे हमको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। वेजिटेरियन लोगों को मिल जाएंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, लेकिन ज़्यादा चाहिए तो कॉड लिवर ऑयल खा सकते हैं। फिर बायोटिन, ये है B8, इसी को हम B7 भी बोलते हैं। तो B7 ये अलग से दिखाया मैंने आपको, बायोटिन या इसको विटामिन H भी बोल देते हैं। और ये ना स्किन की सेफ्टी के लिए जरूरी है। स्किन, इसकी कमी हो जाती है तो इससे हमारी स्किन खराब होने लगती है, यही काम है इसका। फिर एक विटामिन के भी होता है जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जिसको हम फाइलोक्विनोन भी कहते हैं, और इसकी कमी से ना ब्लीडिंग हो जाती है सीवियर, क्योंकि क्लॉटिंग जो है वो अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये मेनली ना क्लॉटिंग के लिए जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है वो बनवाता है। ठीक है, तो ये हो गया इन विटामिन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, और ये बी कॉम्प्लेक्स। कुछ एडिशनल पॉइंट और बताता हूँ आपको, यहाँ ये भी पूछ जाते हैं। हम लोग ऑक्सीजन ब्रीदर्स हैं, और जब हम फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तो इससे हम जिंदा रहते हैं, तो इससे एनर्जी तो मिलती है, लेकिन ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का, तो साथ में ना ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। और जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, जैसे परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये क्या करते हैं? ये हमारे सेल्स पे अटैक करके एजिंग करवाते हैं। तो एक तो ये दो काम करते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग। दूसरा,
ये अटैक करते हैं माइलिन शीथ पे अगर ये ज़्यादा हो जाए। प्योर ऑक्सीजन क्यों नहीं ब्रीथ कर पाते हम? क्योंकि अगर हम प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ करेंगे ना तो इतने ज़्यादा परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनेंगे कि हमारी नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ पे अटैक करके हमें कन्वर्जन्स होने लगेंगे, सीजर आने लगेंगे, मिर्गी के दौरे पड़ने लगेंगे, हमारा नर्वस सिस्टम खराब होने लगेगा। इसलिए हम 20% ऑक्सीजन ही ब्रीथ करते हैं, कर ही नहीं सकते मुझसे ज़्यादा। समझे बात को? तो ये माइलिन शीथ पे अटैक करते हैं नर्वस सिस्टम के, इसलिए हम 20% कभी भी प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं कराते किसी को। ठीक है भाई। दूसरी बात क्या है कि ये एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड। तो हमको चाहिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स जो इनको ट्रैप कर लें, किनको? इन ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को। तो कौन से होते हैं वो? हाँ, वो होते हैं विटामिन एस। एस मतलब ए, सी और ई। याद रखना ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इन पे क्वेश्चन पक्का आएगा। रणदीप कह रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर में प्योर नहीं होती क्या ऑक्सीजन? हाँ रणदीप, उसमें ऑक्सीजन होती है, काफी हद तक प्योर ही होती है पूरी, लेकिन क्या आपने गौर नहीं किया, वो सिलेंडर जो है ऐसे लगाया जाता है मुंह पे, तो उससे क्या होता है, दोनों तरफ छेद होते हैं उसमें, तो उसमें एयर मिक्स होती रहती है। प्योर ऑक्सीजन सीधे नहीं जा रही है, वो थोड़ा सा उसमें एयर मिक्स हो रही है साथ में। आपके नाक के आसपास के एरिया में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन का, पर अंदर जाती है वो एयर मिक्स होकर जाती है। ठीक है, चलिए। तो भाई इसके अलावा एंटी कैंसर वाइटामिन भी आपको याद रखने हैं कि कैंसर रोकने में विटामिन ए, बी और सी का अच्छा रोल है। B12 का प्रॉब्लम मैंने आपको बताया प्लांट्स में एब्सेंट होता है, लेकिन जो एक एल्गी है स्पाइरुलिना, उसके अंदर B12 होता है, तो अगर आप स्पाइरुलिना खाएंगे तो ये आपको मिलेगा, तो बहुत कम सोर्सेस में। सबसे पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई होता है। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। कंपाउंड स्टमक, ये क्या होता है, जिन जानवरों में जुगाली करते हैं ना उनके अंदर 4 हिस्से होते हैं, रूमन, रेटिकुलम, ऊमासम और एबोमासम। तो पहले वो अपने फूड को रूमन में ले लेते हैं, फिर वापस ऊपर पर गाय भैंस उस फूड को पेरिस्टालसिस करके ऊपर लाते हैं, फिर दोबारा चबाते हैं उसे, फिर उसे पीछे दूसरे चैम्बर्स में ट्रांसफर करते हैं। ये आपको नहीं याद रखना। ट्रू स्टमक जो है वो तो एबोमासम होता है, ये सब नहीं पढ़ना आपको। ह्यूमन में कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं इन जानवरों के, जो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं और वाइटामिन भी। तो ये कुछ बातें एडिशनल पॉइंट में लिखी हुई हैं। इसके बाद दोस्तों अगली चीज हम पढ़ेंगे मिनरल्स। इनको हम दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, और एक जो बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा क्वांटिटी में और बहुत ही कम क्वांटिटी में, दो तरह के हो गए ये। ठीक है, अब जो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मैक्रो और माइक्रो भी कह सकते हो आप इनको। तो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो मैक्रो है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो कम क्वांटिटी में चाहिए वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल बनी हुई है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप याद कर लोगे, बाकी सब मैक्रो ही हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रो में क्या क्या चाहिए, जिंक, फ्लोरीन, कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट, सेलेनियम और क्रोमियम और मोलिब्डेनम। ये जो है ना, ये हमको चाहिए कम क्वांटिटी में, इससे पहले के सारे ज्यादा क्वांटिटी में, यानी कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयोडीन, आयरन। लिख दूं क्या मैं? लिख देता हूँ यहाँ। पहले कैटायंस लिख देता हूँ। ये सब ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन और क्लोरीन भी है इसके अंदर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर। ये तो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, और माइनर क्वांटिटी में कौन से चाहिए होते हैं? वो ये वाले हैं, जैसे जिंक हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, सेलेनियम हो गया। कॉपर भी बहुत कम चाहिए रहता है। ये इनकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, ये जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम, सेलेनियम। ये कम क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, फ्लोरीन भी कम चाहिए, मैग्नीज और मॉलिब्डेनम भी कम चाहिए। ज़्यादा फ्लोरीन लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब ये कौन सा क्या क्यों चाहिए होता है और किसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है,
आज हम एनसीईआरटी भी पढ़ के खत्म कर देंगे ताकि अगली क्लास से में हम आपका पूरा मैच ले सकें। तो भाई सबसे पहले आता है कैल्शियम। इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, विटामिन डी भी चाहिए ना, विटामिन डी नहीं होगा तो भी रिकेट्स। फंक्शन क्या है, बोन एंड टीथ का बड़ा इंपॉर्टेंट काम। कैल्शियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा यही होता है, हर जगह काम आता है। ब्लड क्लॉटिंग से लेकर मसल या नर्व फंक्शन में भी, हार्ट के फंक्शन में भी आता है। तो कैल्शियम के बारे में तो आपको सब पता ही है। क्लोराइड के बारे में बात करें तो हमारा प्रिंसिपल एनायन है। इसकी कमी से भूख न लगना या मस्कुलर क्रैम्प्स हो सकते हैं, और दिस इज द प्रिंसिपल एनायन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। HCl और एसिड बेस बैलेंस में भी अपना रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम, इसकी कमी से मसल्स में, इंटेस्टाइन के मसल्स में प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत से एंजाइमों का एक्टिवेटर है ये, और मसल रिलैक्सेशन में इसकी जरूरत पड़ती है, नर्व फंक्शन में भी जरूरत पड़ती है। आयोडीन, इसकी कमी से गोइटर हो जाता है, ये मैं आपको एंडोक्राइन में पढ़ाऊंगा। क्यूटेनिज्म हो सकता है बच्चों के अंदर, और ये थायराइड हार्मोन के थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए जरूरी है। आयरन, इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है, इम्यूनिटी वीक हो सकती है। और हमारे इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट जैसे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का ये, और साइटोक्रोम जैसे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स का ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंजाइम्स में भी काम आता है। तो आयरन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉस्फोरस के बारे में बात करें तो बोन डिफॉर्मिटी, ये टीथ की डिफॉर्मिटी अगर होती है तो फॉस्फोरस की कमी से होती है। इसके अलावा फॉस्फेट हमारे डीएनए, आरएनए, एटीपी हर जगह तो काम आ रहा है, बफर एक्शन। पोटेशियम, इसकी कमी से भी रिकेट्स या इसका पैरालिसिस आता है, और इसकी कमी से नर्व एक्साइटेबिलिटी या मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये सब प्रॉब्लम्स आती है। फिर है दोस्तों सोडियम। सोडियम की कमी से मस्कुलर क्रैम्प्स हो सकते हैं, और सोडियम लगभग हर जगह काम आ रहा है। लो बीपी हो सकता है, जैसे प्रिंसिपल कैटायन है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, हमारा फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रखता है, इंपल्स कंडक्शन, बाइल सॉल्ट्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और कुछ अमीनो एसिड्स के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। सल्फर जो है, इसकी कमी से स्किन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये कई इंपॉर्टेंट हार्मोन जैसे इंसुलिन के लिए बड़ा जरूरी है। डाइसल्फाइड ब्रिजेस आपने सुना होगा, सब जगह होते हैं, है ना, आपके एंटीबॉडीज बनती है, वहाँ भी काम आता है ये। और मिथियोनिन और सिस्टीन, ये रहा आपका क्वेश्चन। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स ये दो होते हैं। दालों में ना जनरली अमीनो एसिड नहीं होते। कौन से अमीनो एसिड नहीं होते? सिस्टीन और मिथियोनिन। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स नहीं होते दालों में, सिस्टीन और मिथियोनिन, ठीक है। अब ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन इनका भी अपना रोल है। जिंक जो है वो इम्यूनिटी को गिराता है। कॉपर जो है वो एनीमिया या सीएनएस डैमेज करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह में भी चाहिए। कोबाल्ट जो है वो परनीशियस एनीमिया में काम आएगा। क्रोमियम जो है वो डायबिटीज मेलाइटस कॉज कर सकता है इसकी कमी से, क्योंकि इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए चाहिए, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ इंसुलिन के लिए। और सेलेनियम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, मेन इनफर्टिलिटी या प्रोस्टेट कैंसर वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लिवर नेक्रोसिस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए भी। तो ये चीजें भाइयों आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये ट्रेस एलिमेंट्स है। इसका फ्लोराइड हो गया, ज्यादा फ्लोराइड लेने से आपको पता है दांतों की मॉटलिंग हो जाती है, टीथ खराब हो जाते हैं, बोन हार्ड हो जाती है। कई जगह पानी में, राजस्थान में फ्लोराइड ज्यादा है तो वहाँ ये प्रॉब्लम आती है। मैंगनीज जो है इरेगुलर बोन ग्रोथ कराते हैं। मॉलिब्डेनम जो है वो नाइट्रोजन वेस्ट के एक्सक्रीशन में काम करता है। तो ये कुछ मिनरल्स हैं, एक बार इसकी रीडिंग मार जाना, खत्म हो गया, और इसमें कुछ नहीं है। वी हैव फिनिश्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम करेंगे इसका RRR, रीड रिवाइज एंड रोस्ट। चलो तो मेरे को बताओ, क्या हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा बहुत RRR किया था, और किया था तो कहाँ तक किया था? आज इसको खत्म कर देते हैं। अगला टॉपिक ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, आपको पता होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो डाइजेशन तक कर लिया था। क्या ये हो गया था भाइयों कि कितना परसेंट स्टार्च कहाँ हाइड्रोलाइज होता है? ये फिर एलिमेंट्री केनाल हो गया था। ये रिएक्शंस कर लिए थे हमने। चलिए, तो हम ये भी पढ़ चुके थे। कैलोरीफिक वैल्यू वाला बॉक्स नहीं पढ़ा था। ये वही बॉक्स है जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया। ये येलो वाला बॉक्स हम अभी अभी पढ़ के खत्म किया हमने। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी? देखिए, जूल क्या होता है? 1 डिग्री से 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर हम इंक्रीज करने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए कितनी कैलोरी हीट चाहिए होगी? ये तो आपको उसमें पढ़ाया गया होगा ना, केमिस्ट्री में और बायो में, फिजिक्स में, सॉरी, वही है। तो 1 किलो कैलोरी का क्या अमाउंट होता है? 1 किलो कैलोरी होता है जो चाहिए टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग ना फूड कितनी हीट एनर्जी दे सकता है, इसको हम बॉम्ब कैलोरीमीटर में नापते हैं पहले। तो 1 ग्राम ऑफ फूड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर जो भी एनर्जी देगा वो कहलाएगी हमारी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू।
ठीक है, अगर 1 ग्राम फूड को हम एक आर्टिफिशियल कैलोरीमीटर में उसकी पूरी एफिशिएंसी के साथ ऑक्सीडाइज करें तो जितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो कहलाएगी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। लेकिन हमारी बॉडी में 1 ग्राम फूड जितनी हीट या एनर्जी देगा वो हमारी फिजियोलॉजिकल वैल्यू है। फिर मैंने आपको बताया था कि फिजियोलॉजिकल वैल्यू कम होती है हमेशा, जैसे इस सब में पड़ा 4.1 है, यहाँ ये 4 ही है, ये 5.65 की जगह 4 ही है और ये 9.45 की जगह 9 ही है। ये मैंने अभी आपको बॉक्स पढ़ाया था ना, वही है, इसमें नया कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं। सो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, यानी डाइजेशन के जो एंड प्रोडक्ट है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के थ्रू पास होती हैं या तो ब्लड में या लिम्फ में आ जाती है। तो जो एंड प्रोडक्ट बन चुकी है डाइजेशन की, उन्हें हमें कहाँ पहुंचाना है, ब्लड या लिम्फ में, थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। इसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। कैसे होता है ये? 3 तरीके से होता है, बताया था मैंने आपको। एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव, एक होता है फैसिलिटेटेड। पर कुछ चीजें जैसे ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स, ये तो एक्टिवली भी जाते हैं, पैसिवली भी जाते हैं, फैसिलिटेटली भी जाते हैं। पर ये इलेक्ट्रोलाइट्स एंड क्लोराइड वगैरह पैसिव डिफ्यूजन, इन्होंने बहुत अजीब तरीके से लिखा है। हमने पूरी एक टेबल बनाई थी इसकी अच्छी से, फिर दोबारा ये ग्लूकोज नीचे लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे कि ग्लूकोज अमीनो एसिड जो है वो कैरियर प्रोटीन से भी एब्जॉर्ब होते हैं, ये फैसिलिटेटेड है। फिर एक्टिव में भी लिख रहे हैं कि ग्लूकोज अमीनो एसिड जो है वो एक्टिवली भी एब्जॉर्ब होते हैं। तो यार तीनों तरह से लिख दिया तो एक बार में ढंग से बना देते ना, समरी की तरह लिख दिया है मैंने, हालांकि इसको हाईलाइट कर दिया है। अच्छा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्योंकि इंसॉल्युबल इन वाटर होते हैं तो ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। भाई ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्योंकि इंसॉल्युबल इन वाटर है। तो बताओ किस में एब्जॉर्ब होंगे? पता है ना आपको, जाकर लिम्फ में एब्जॉर्ब होंगे, मिशेल बना के अंदर घुसेंगे और काइलोमाइक्रोन बना के, देखो पहले इनकी क्या बनती है, मिशेल यहाँ लिखा हुआ है, बाद में काइलोमाइक्रोन बना के ही लिम्फ के अंदर घुस जाते हैं। यही चीज इन्होंने यहाँ लिखी है। ठीक है, तो ये तो हो गया फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स के बारे में। अगली चीज नीचे देखिए, अलग अलग हिस्सों के एब्जॉर्प्शन की एक टेबल दी हुई है और लिखा हुआ है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये वही टेबल है भाइयों जो हमने पढ़ी थी, इसमें कुछ नया नहीं है। हमने मॉड्यूल में भी ये टेबल बनाई है कि भाई कौन सी चीज कहाँ एब्जॉर्ब होती है और कितनी एब्जॉर्ब होती है, वही बातें दोबारा लिखी हुई है ना। कि माउथ में तो कुछ ड्रग्स वगैरह का होता है बस म्यूकोजा से, क्योंकि टंग के नीचे की कैपिलरी लाइन जो है वो थिन होती है। स्टमक में वाटर, सिंपल शुगर, एल्कोहल, ये सब याद करके जाना इसका हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो प्रिंसिपल ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन का, तो यहाँ पे मेनली डाइजेशन कंप्लीट होता है और फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स, ये सब फिर म्यूकोजा से एब्जॉर्ब होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में फिर इधर वाटर एब्जॉर्ब होता है, उसके अलावा कुछ मिनरल्स और ड्रग्स भी एब्जॉर्ब होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर एब्जॉर्ब प्रोडक्ट्स फाइनली कहाँ पहुंचती हैं, टिश्यू में, जहाँ पे इनको यूटिलाइज करने की एक्टिविटी को एसिमिलेशन कहते हैं। और अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको फीसिस के फॉर्म में एक न्यूरल रिफ्लेक्स के थ्रू बाहर कोलन से निकाल देते हैं, रेक्टम के थ्रू, वो कहलाता है डिफिकेशन। ये भी हमने पढ़ लिया, मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं कोलन में। फिर डिसऑर्डर्स लिखी हुई है, ये भी हम पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। सबसे पहली डिसऑर्डर जो इन्होंने यहाँ बताई है वो है जॉइंडिस, पीलिया, स्किन का पीला पड़ जाना, इसको हम कहते हैं जॉइंडिस, याद होगा आपको। इसमें लिवर इफेक्ट हो जाता है, स्किन और आइज जो है येलो हो जाती है क्योंकि बाइल पिगमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं स्किन के अंदर। दूसरा है फिर वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग में क्या होगा कि ना, जो भी चीज़ें रिवर्स पेरिस्टालसिस चल रही है आपके यहाँ पर इसोफेगस में, और वॉमिटिंग का सेंटर कहाँ होता है, याद रखिएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। तो एक नोजिया की फीलिंग, नोजिया मतलब उल्टी आने जैसी फीलिंग वॉमिटिंग से पहले आती है। डायरिया मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है जिसमें बहुत ही लिक्विड वाटर जैसा फीसेस निकल रहा है, जबकि डिसेंट्री में सेमी सॉलिड। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, कोलोन में फीसेस ज़्यादा समय तक रह जाती हैं क्योंकि उनमें से वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। और इनडाइजेशन मैंने आपको बताया था, पेट भरा भरा लग रहा है क्योंकि इंजाइम सिक्रेशन प्रॉपर नहीं है, या एंग्जाइटी है, स्ट्रेस हो रहा है, या फूड पॉइजनिंग है, खाना अच्छा नहीं है, ज़्यादा खा लिया है, स्पाइसेस ज़्यादा है फूड में। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में याद दिया है। फाइनली डाइटरी डेफिशिएंसीज के बारे में इन्होंने ना ज़्यादा समझाया नहीं है, पर क्वेश्चन आता है, एक ही समझाई है, क्वाशियोरकर और मरासमस वाली, जिसमें ये बता रहे हैं कि प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन ये बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो होते हैं साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के, वहाँ पे होता है। इसमें होता क्या है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन में दो तरह के हैं, क्वाशियोरकर और मरासमस। अगर बच्चा 1 साल से भी कम का है तो फिर ऑब्वियसली उसको प्रोटीन और एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी है। 1 साल से ज़्यादा का है अगर बच्चा, तो सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, यानी कि क्वाशियोरकर। प्रोटीन एंड कैलोरीज मरासमस है, लेस देन 1 ईयर। माँ को खाना अच्छा नहीं मिल रहा तो बच्चे को भी अच्छा नहीं दे पा रही है माँ, यही होता है यहाँ पे। इफ मदर्स मिल्क इज रिप्लेस टू अर्ली बाय अदर फूड्स, तो मदर की या बहुत जल्दी सेकंड प्रेगनेंसी हो गई है तो प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है, इसके से ग्रोथ वगैरह रिटार्ड हो जाती है और बॉडी वीक हो जाती है, वेट भी डिक्लाइन होता है और मेंटल रिटार्डनेस भी हो सकती है। इधर जो क्वाशियोरकर है इसमें क्या होता है, 1 साल से ज़्यादा के बच्चे में होता है, इसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है। यहाँ पे माँ के मिल्क को हम बहुत एक हाई कैलोरी प्रोटीन रिच फूड से रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें प्रोटीन नहीं है, लो प्रोटीन डाइट। कैलोरीज तो अच्छी है, कार्बोहाइड्रेट तो अच्छा है, लेकिन प्रोटीन उतना नहीं है जितना मदर्स मिल्क में होता है, तो इसकी वजह से ना बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है।
और प्रोटीन की कमी से एडिमा क्यों हो जाता है क्वाशियोरकर में, इसके बारे में मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में बताऊंगा। बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। मरासमस तो बिल्कुल मरा मरा सा ही होता है बच्चा, तो ये हमने दोनों देख लिए थे, इसमें कुछ और नया नहीं है पढ़ने का। तो ये कंप्लीट हो गया भाइयों बहनों। अब आप ना इसमें से कोई डाउट्स हो तो मेरे से पूछ लो, नहीं तो फिर हम क्लास खत्म कर देंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी के पीछे के। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स, पहला क्वेश्चन दिख रहा है, खोल दिया जाए, दे दिया। भाई ट्रिप्सिन तो पैंक्रियाटिक जूस से आता है ना, 3 ऑप्शन में ट्रिप्सिन है, तीनों तो वैसे ही गलत हो गए। चलो दूसरा करो। सकस एंटेरिकस इज द नेम गिवन टू, इसको गलत किया तो डूब मरो। कौन है ये लोग, कहां से आए हैं? मतलब 23% लोग पगला चुके हैं यहाँ। मैच द कॉलम का भी पोल बना दें। चलो बना देते हैं, इधर भी लिख देते हैं ए बी सी और डी। तो चलो बिली रूबिन और बिली वर्डिन, इसको मैच करो। ए बी सी और डी में से किससे मैच करोगे? इसको भी पूरा सही नहीं कर पा रहे। चलो ये सेकंड वाला मैच करो। हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस कौन करवाता है? अगर ये भी सही मैच नहीं किया, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, कैसे पढ़ते हो? अरे मेरे भाइयों, आप डाइजेशन ऑफ फैट तो कर दो कम से कम। फैट का डाइजेशन कौन करता है? समझ नहीं आ रहा, क्लास में कैसे माँ बाप को दिखाने के लिए बैठते हो तुम। इन चारों में से फैट का डाइजेशन कौन करता है? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसमें भी 100% नहीं है। कौन से तुम लोग हो, कहां से आए हो तुम लोग? अब एक लास्ट ऑप्शन है, इस बार तो 100% कर दो। सेलिवरी ग्लैंड, इन चारों में से कौन सा एक सेलिवरी ग्लैंड है? पैरोटिड, बाइल, लाइपेज या एमाइलेज? इन चारों में से कौन सा सेलिवरी ग्लैंड है? अभी कुछ लोग बाइल को सेलिवरी ग्लैंड लिख रहे हैं, 2% लोग। 1% लोग बोल रहे लाइपेज जो है वो सेलिवरी ग्लैंड है, 1% बोल रहे एमाइलेज। अब गधों, इनकी तारीफ में क्या बोलूं मैं इन बच्चों के, जो ये भी गलत कर रहे हैं। क्या कर रहे हो यार? चलो भाई, तो ये क्वेश्चंस आप अपने आप कर लेना, मैं अपना क्वेश्चंस लूंगा। मैंने डाउट्स और रेजर हैंड खोल दिए हैं, तो अब मैं डाउट्स लूंगा और उसके बाद खत्म।